हे गाइस, वेलकम टू ऑल। आज हम सॉल्व करने वाले हैं एमपीसेट केमिकल साइंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो 27 अगस्त 2023 को हुआ था। इस पेपर को हम डिफरेंट पार्ट्स में सॉल्व करेंगे। आज हम सॉल्व करेंगे पार्ट 1, जिसमें मैं 25 क्वेश्चन लेके आई हूँ। जो सेट का एग्जाम है उसमें 2 पेपर होते हैं। पेपर 1 जो है उसमें टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, जीके, मैथ्स, रीजनिंग ये सब आता है, और जो पेपर 2 है वो सब्जेक्टिव होता है। पेपर 1 में 50 क्वेश्चंस होते हैं एंड पेपर 2 में 100 क्वेश्चन होते हैं। इस तरीके से टोटल आपके क्वेश्चन जो है, नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 होते हैं एंड 300 मार्क्स का होता है। तो स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। आपको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बतानी है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती क्या है? इस क्वेश्चन में आपको बताना है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती क्या है, इसकी मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी डाली है। एक्चुअली जब कोई न्यूट्रल एटम में हम इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं तो क्या होता है, एनायन का फॉर्मेशन होता है और इसमें कुछ एनर्जी रिलीज होती है। इस रिलीज एनर्जी को कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। एनर्जी रिलीज व्हेन इलेक्ट्रॉन एडेड टू अ न्यूट्रल एटम इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ट्रेंड्स क्या होता है, तो अगर हम ग्रुप में देखें, जब हम पीरियोडिक टेबल में अप टू डाउन जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या करती है, डिक्रीज करती है, क्योंकि यहाँ पे साइज ऑफ एटम क्या है, इंक्रीज करता है। अगर हम पीरियड में देखें, पीरियोडिक टेबल में जब हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो उसको पीरियड कहते हैं। पीरियड में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज करती है, क्योंकि इसका रीजन है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का बढ़ना और साइज का कम होना। तो ये 2 कॉन्सेप्ट यहाँ लगते हैं। आपको यहाँ हेलोजन का बताना है, तो सबसे पहले सारे हेलोजन को हम लिख लेंगे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। अब हम ग्रुप में अप टू डाउन मूव करेंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होनी चाहिए, इंक्रीज होनी चाहिए। और इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हमें आपका आंसर आना चाहिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। बट ऐसा नहीं होता है, ये गलत है। यहाँ पे कुछ और ही ऑर्डर है। वो क्या है, क्लोरीन आपका पहले आ जाएगा, किससे के, फ्लोरीन के, और ये जो ब्रोमीन आयोडीन का ऑर्डर है ये सेम रहता है। अब यहाँ डिफरेंस क्यों आया, यहाँ कॉन्सेप्ट ये लगा कि फ्लोरीन का साइज क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्मॉल साइज होता है, और इस स्मॉल साइज के कारण इसमें जो ऑलरेडी प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं, रिपल करते हैं। तो यहाँ रिपल्शन होने के कारण वो क्या करते हैं, न्यू इलेक्ट्रॉन को आने से रोकते हैं। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब इस क्वेश्चन में आपको बताना है आयोनिक रेडियाई। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आयोनिक रेडियाई क्या होती है, जब हम आयोनिक रेडियाई का अगर हम कॉन्सेप्ट देखें पीरियोडिक टेबल में, तो अप टू डाउन चलने पे ये क्या करती है, इंक्रीज करती है, क्योंकि साइज बढ़ता है, और साइज बढ़ने से क्या होता है, नंबर ऑफ शेल भी आपके इंक्रीज करते हैं। नंबर ऑफ शेल भी क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। जैसे जैसे हम मूव डाउन करते हैं कहाँ पे, ग्रुप में, तो ये नंबर ऑफ शेल क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। तो इसके कारण क्या होता है, आयोनिक रेडियाई भी इंक्रीज करती है। तो ग्रुप सेकंड का पूछा। अब सारे एलिमेंट लिख लीजिए ग्रुप सेकंड के। पहले आता है बेरिलियम, फिर मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। जैसे ही हम अप टू डाउन जाएंगे तो आपका करेक्ट ट्रेंड क्या आ जाएगा, बेरियम का आयोनिक रेडियाई सबसे ज़्यादा होगा, और एक ही ऑप्शन ऐसा था जिसमें लास्ट में बेरियम है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में आपको शेप बताना है। यहाँ पे मैं शेप और जियोमेट्री में पहले डिफरेंस बता दूं, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें कन्फ्यूजन होता है कि शेप क्या है और जियोमेट्री क्या है। जियोमेट्री में एक्चुअली लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर दोनों को काउंट किया जाता है, बट शेप में सिर्फ क्या होता है, बॉन्ड पेयर को काउंट किया जाता है। तो ये डिफरेंस था। आपसे शेप पूछा गया है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जीनोन को ड्रॉ कर लेना। जीनोन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते, 8। तो आप क्या करेंगे, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन को यहाँ ड्रॉ कर लेंगे। मैंने लुईस डॉट में बनाया है इसको। अब आपके पास कितने फ्लोरीन एटम है, 4। तो यहाँ पे हम 4 फ्लोरीन एटम को अटैच कर देंगे, है ना, इस तरीके से। और ये जो 2 प्रेजेंट हैं तो ये क्या करेंगे, एज अ लोन पेयर प्रेजेंट रहेंगे। तो इसको देख के आपको पता चल गया होगा कि इसका शेप क्या होने वाला है, स्क्वायर प्लेनर, ऑप्शन ए। इस क्वेश्चन में आपको बॉन्ड ऑर्डर बताना है। तो मैंने बॉन्ड ऑर्डर के लिए भी एक शॉर्ट ट्रिक बना के शॉर्ट वीडियो में डाली है, आप वहां से भी देख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ भी इसको एक्सप्लेन कर दे रही हूँ कि बॉन्ड ऑर्डर के लिए आपको सबसे पहले क्या लिख लेना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, देन यहाँ लिख लेना है साइड में बॉन्ड ऑर्डर,
और आपको 10 से नंबरिंग स्टार्ट कर देनी है, क्योंकि मैक्सिमम 10 to 18 का ही पूछा जाता है। तो यहाँ 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और यहाँ आ जाएगा 18। अब आपको करना क्या है, 14 के सामने आपको 3 लिख लेना है और दोनों तरफ 0.5 से कम करते जाना है। यहाँ 2.5, यहाँ 2 आ जाएगा, इधर 1.5 और यहाँ पे आपका 1 आ जाएगा। सिमिलरली नीचे भी इसी तरीके से आएगा 2.5, 2, 1.5 एंड 1। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन को देखेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने प्रेजेंट है। O2 में देखें तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 + 8 कितने होगा 16, और 16 का बॉन्ड ऑर्डर कितना है 2, तो यहाँ आ जाएगा 2। O2 प्लस का देखें तो प्लस का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन का कम होना, तो यहाँ 16 से एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो कितना आ जाएगा 15 के लिए 2.5। अब O2 माइनस का मतलब होता है 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ 8 + 8 तो था ही, +1 हो जाएगा 17, और 17 के लिए कितना है 1.5। तो O2 माइनस का सबसे कम होगा, O2 प्लस का सबसे ज़्यादा, तो ऐसा किस में है, ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ आपको पैरामैग्नेटिक स्पीसीज बतानी है। पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक होता क्या है, एक्चुअली पैरामैग्नेटिक के लिए कंडीशन ये है कि आपके पास क्या होना चाहिए, जो स्पीसीज है उसके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होना चाहिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तभी वो क्या होगा पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा। और डाया में क्या है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। डायमैग्नेटिक के लिए क्या होते हैं, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, और यहाँ एटलीस्ट क्या होना चाहिए, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होना चाहिए। डायमैग्नेटिक क्या करते हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में ये अट्रैक्ट करते हैं, और ये क्या करते हैं, रिपल करते हैं। ये रिपल बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, और ये क्या करते हैं, अट्रैक्ट बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो आपको यहाँ कैसे चेक करना है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देख के। सबसे पहले हम देख लेते हैं O2 में कितने इलेक्ट्रॉन है। O2 माइनस है तो इसमें 17 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ कार्बन के पास 6, नाइट्रोजन के पास 7 और माइनस का चार्ज है तो +1, कितने इलेक्ट्रॉन होगा 7, 8, 6, 14 इलेक्ट्रॉन। यहाँ नाइट्रोजन के 7, ऑक्सीजन के 8 और प्लस है तो -1 हो जाएगा, ये भी 14 आ जाएगा। यहाँ हम देखें 6 + 8 ये भी 14, तो ये सब ये जो B, C, D ये क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, सेम है, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हो गई। और 14 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, आपका आंसर जो है ऑप्शन ए होगा। फिर भी हम इसको चेक कर लेंगे, हम MOT ड्रॉ कर लेंगे। ऑक्सीजन के लिए यहाँ O लिख लेंगे और यहाँ हम O- लिख लेंगे। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ हम ड्रॉ कर देंगे 1, 2, 3, 4, और यहाँ हम क्या करेंगे, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करेंगे 4 + 5। अब हमें क्या करना है, इसको ड्रॉ कर लेना है। ऊपर पहले सिग्मा बनता है, फिर यहाँ पे पाई बनता है, और यहाँ नीचे पहले पाई बनता है, फिर आपका सिग्मा बनता है। अब क्या करना है, फिल करना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है 4 + 5 9 है, तो अभी 6 फिल किए, 7, 8 और ये क्या है 9। अभी आप देख सकते हैं इसके पास क्या है 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसलिए आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इस क्वेश्चन में आपको बताना है स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सी एसिड, इसको भी मैंने शॉर्ट वीडियो में समझाया है। एक्चुअली आपको एसिडिटी ही बतानी है, स्ट्रेंथ बतानी है, तो आपको एसिडिटी ही बतानी है। और एसिडिटी कैसे बताएंगे हम, थ्रू ऑक्सीडेशन स्टेट। एसिडिटी क्या होती है, एसिडिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, ऑक्सीडेशन स्टेट के। ऑक्सीडेशन स्टेट जितनी ज़्यादा होगी एसिडिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो आप यहाँ क्या करेंगे, आपका सेंटर एटम क्या है यहाँ पे क्लोरीन, तो क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड कर लेंगे। पहले तो आप चार्ज देख लीजिए कि हाइड्रोजन पे +1 चार्ज होता है, ऑक्सीजन पे -2 चार्ज होता है, और हमें जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है उसको हम X कंसीडर कर लेते हैं। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं HClO से। किससे स्टार्ट करेंगे, HClO की निकालेंगे, HClO। अभी हम देखें यहाँ H पे हाइड्रोजन पे +1 चार्ज, जिसकी हमें निकालनी है उसको मैक्स मान लेंगे, ऑक्सीजन पे -2 चार्ज इक्वल 0 लिखेंगे। अब इस फॉर्मूले से आप ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड कर सकते हैं। अभी X इक्वल क्या आ जाएगा, यहाँ पे +2, यहाँ भी +1 लिखा रहने दो, ये आ जाएगा। अब यहाँ क्या आ जाएगा, +2 - 1, तो X इक्वल आ गया +1। मतलब
HClO में कितनी है ऑक्सीडेशन स्टेट +1, जहाँ जहाँ HClO लिखा है उधर क्या लिख दें +1। अब हमें किसकी देखनी है HClO2 की। अगर हम यहाँ पे O2 कर दें है ना, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा और यहाँ पे +4 हो जाएगा और यहाँ +4 -1 रहेगा, तो ये क्या आ जाएगा +3। तो HClO2 की क्या है +3। अगर इसकी फाइंड करेंगे तो इसकी 5 आएगी। आप फाइंड करके देखना इस फॉर्मूले में यही आएगा। और इसकी कितनी आएगी 7। तो आप यहाँ देख सकते हैं ऑप्शन सी में कि लेफ्ट टू राइट चलने पे आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रही है। इट मीन्स दैट आपकी स्ट्रेंथ भी क्या हो रही है, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड इंक्रीज कर रही, मतलब एसिडिटी इंक्रीज कर रही। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ आपको बताना है इनमें से कौन सा लुईस एसिड नहीं है, नहीं बताना, नॉट बताना, इसको अंडरलाइन कर लेना। अब आपको लुईस एसिड बताना है, तो लुईस एसिड क्या होता है, जो लोन पेयर को क्या करे, एक्सेप्ट करे। लोन पेयर एक्सेप्टर क्या कहलाता है, लुईस एसिड। और इसके पास क्या होते हैं, बैकेंट ऑर्बिटल। अगर बैकेंट ऑर्बिटल है तभी वो क्या करेगा, लोन पेयर को एक्सेप्ट करेगा। तो इसके पास क्या होते हैं, बैकेंट ऑर्बिटल। लुईस बेस क्या होता है, जो लोन पेयर को क्या करे, डोनेट करे, लोन पेयर को डोनेट करे। तो लोन पेयर डोनर इज कॉल्ड लुईस बेस एंड लोन पेयर एक्सेप्टर इज कॉल्ड लुईस एसिड। अब हमें BF3 का चेक करना है। तो BF3 का हम स्ट्रक्चर देखते हैं, इस तरीके से बनता है और इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होती है और इसके पास क्या प्रेजेंट होते हैं, बैकेंट p ऑर्बिटल। क्या प्रेजेंट है, बैकेंट p ऑर्बिटल इसमें प्रेजेंट होते हैं। और ये क्या करता है, इस बैकेंट p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, मतलब ये क्या है, लुईस एसिड है। ये आंसर नहीं होगा। सिमिलरली ये जो एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड है ये भी क्या है, इसी ग्रुप का है और सेम बिहेव दिखाता है। इसमें भी क्या रहते हैं, बैकेंट p ऑर्बिटल होते हैं, तो ये भी क्या रहता है, लुईस एसिड होता है। ये भी नहीं हो सकता। सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड में क्या होता है, बैकेंट p ऑर्बिटल नहीं होते, इसमें बैकेंट ऑर्बिटल तो होते हैं बट बैकेंट d ऑर्बिटल होते हैं, p नहीं होते। इसमें क्या होते हैं, बैकेंट d ऑर्बिटल। तो ये भी क्या करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है, तो ये भी लुईस एसिड हुआ। ये भी आंसर नहीं होता, आंसर आपका डी हो जाएगा, क्योंकि ये जो आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। PH3 क्या होता है, अमोनिया की तरह होता है। इसके पास लोन पेयर अवेलेबल होते हैं और ये लोन पेयर को क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है, इसलिए ये क्या होता है, लुईस बेस। तो ये लुईस एसिड नहीं होगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। हाँ, आपको क्या निकालना है, pH निकालना है। कितने का, 1 डेसी नॉर्मल इक्वल सॉल्यूशन ऑफ NaOH। 1 डेसी नॉर्मल पूछा है, 1 डेसी नॉर्मल ऑफ NaOH। NaOH का क्या निकालना है आपको, pH बताना है। तो 1 डेसी नॉर्मल मतलब 1/10 नॉर्मल, या फिर क्या लिख सकते हैं, 0.1 नॉर्मल NaOH का बताना है। अब NaOH क्या है, बेस है, तो यहाँ पे OH की कंसंट्रेशन आपको कितनी गिवन है, 0.1 नॉर्मल। pH प्लस POH इक्वल क्या होता है, 14, ये फॉर्मूला है। अब आपको pH बताना है, तो पहले क्या फाइंड करना होगा, POH। POH कैसे निकालेंगे, माइनस लॉग किसका, कंसंट्रेशन ऑफ OH का, OH माइनस आयन। तो क्या आ जाएगा, POH इक्वल आ जाएगा माइनस लॉग, और इसका कितना है कंसंट्रेशन, 0.1। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1। तो POH कितना आ गया, 1। अब इस इक्वेशन में इसको हम 1 मान लेते हैं। इस इक्वेशन में अगर हम 1 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, इक्वल 14। तो pH इक्वल कितना आ जाएगा, 13। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। यहाँ आपको बताना है कि कौन सा कंपाउंड इनऑर्गेनिक बेंजीन है। इनऑर्गेनिक बेंजीन जो है, बोराजिन को इनऑर्गेनिक बेंजीन कहा जाता है और इसका फॉर्मूला क्या होता है, B3N3H6। एक्चुअली ये इनऑर्गेनिक का कंपाउंड है, बट जब इसका हम जब स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ये कुछ बेंजीन की तरह दिखता है और इसको हम क्या बोल देते हैं, इनऑर्गेनिक बेंजीन। इस तरीके से आप स्ट्रक्चर बना के देख लेंगे, ये कैसा दिखेगा, बेंजीन की तरह। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। अब यहाँ आपको बताना है पेरिस ग्रीन में किस किस का कॉम्बिनेशन होता है। तो ये तो डायरेक्ट अगर आपको याद होता तो ये आप कर पाते, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगना।
ये क्यूप्रिक एसिड और क्यूप्रिक आर्सेनाइड का कॉम्बिनेशन होता है, ऑप्शन ए। यहाँ पर आपको बताना है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में हाईएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल बताना है। आपको पता है D5 डिजेनरेट ऑर्बिटल होते हैं जिनके नाम क्या होते हैं, DXY, DYZ, DZX, DX² Y² और DZ²। फिर इसकी क्या होती है, स्प्लिटिंग होती है। तो हम यहाँ देखेंगे कि TBP में किस तरीके से स्प्लिटिंग होती है। इसमें कुछ इस तरीके से होती है, जो DZ² है वो सबसे ऊपर चला जाता है और यहाँ पे क्या रहता है DX² Y² DXY और नीचे क्या रहता है DYZ DZX। तो हाईएस्ट क्या हो जाएगा DZ²। और इस अगर आपको TBP का आता है तो आप PBP का पेंटागोनल बाइपिरामिडल का भी इजीली बना सकते हैं। बस उसमें क्या रहता है DZ² ऊपर ही रहेगा। ये जो दो ऑर्बिटल हैं ये भी कहाँ स्प्लिट कर जाते हैं, ऊपर। और यहाँ क्या आ जाता है DXY DX² Y² और नीचे क्या आ जाएगा आपका एज इट इज रहेगा DYZ एंड DZX। तो हमसे पूछा किसका गया है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल का, तो इसका क्या आ जाएगा DZ²। इसमें आपको फाइंड करना है पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक, दोनों में ही निकेल जो है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है D8। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कोई रोल नहीं है। आपको क्या देखना है, सिंपली लिगेंड देखना है। जो साइनाइड है आपका वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है और क्या करता है, लो स्पिन होता है एंड पेयरिंग शो करता है। ये क्या करेगा, पेयरिंग करता है। वहीं अगर हम क्लोराइड देखें तो ये कैसा होता है, वीक फील्ड लिगेंड होता है, हाई स्पिन होता है और इसमें किसी भी तरीके की पेयरिंग नहीं होती है, नो पेयरिंग, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट देखेंगे। अभी हम जैसे अब जिसमें स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है वो लो स्पिन होता है, पेयरिंग कर जाता है। जिसमें पेयरिंग होती है उसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचता है, वो क्या होता है डायामैग्नेटिक। वो डायामैग्नेटिक होता है क्योंकि पेयरिंग हो जाने से उसके पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं रहता। और जिसमें पेयरिंग नहीं होती है वो कैसा होता है, पैरामैग्नेटिक। तो इसके बेस पे भी हम बता सकते हैं कि जो साइनाइड वाला है वो डायामैग्नेटिक होगा और क्लोराइड वाला पैरामैग्नेटिक होगा, ऑप्शन बी। बट हम इसको सॉल्व करके भी देख लेंगे। क्या बनना है हमें, यहाँ पे 3D8 को आपको ड्रॉ कर लेना है और यहाँ आपके पास क्या रहेगा 4s एंड 4p। ये 4p है, ये 4s है। 3D8 में कितने इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन। बट ये साइनाइड कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, प्रेजेंट है। ये क्या करेगा, यहाँ पेयरिंग शो करेगा। तो अब कैसे बन जाएगा आपका ऑर्बिटल, पहले हम 5 ड्रॉ कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये कितने होगा 8। ये आपके पास कैसा हो गया, ये आपके पास वैकेंट ऑर्बिटल हो जाएगा। और यहाँ पे 4s एंड 4p साइनाइड लिगेंड है 4। तो आप यहाँ पे क्या करा दो, हाइब्रिडाइजेशन करा दो। इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना आ जाएगा DsP2। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, तो ये डायमैग्नेटिक होगा। बट क्लोराइड में क्या होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है क्योंकि D में कोई भी बॉन्डिंग नहीं होती है। ये ऑर्बिटल में क्या रहता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, इसलिए वो क्या होता है, पैरामैग्नेटिक। इस क्वेश्चन में आपको कलर बताना है। तो यहाँ पे विबग्योर वाला कॉन्सेप्ट लगता है, जिसमें हम ये सर्किल बना लेते हैं और यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, विबग्योर, VBGYOR, विबग्योर। अगर ये 3 कलर को एब्जॉर्ब कर रहा है तो इस 3 कलर को ट्रांसमिट करेगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे ये वाला जो कंपाउंड है इसमें सिर्फ बॉटल लिगेंड है। ये किसको, ये येलो लाइट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, ट्रांसमिट कौन सा करता है, वॉयलेट कलर। तो आपके ऑप्शन बी में ही एक से ही सॉल्व हो जाता है। बट यहाँ अगर हम देखें तो ये किस कलर को एब्जॉर्ब करता है, ये एब्जॉर्ब करता है आपके रेड कलर को और ट्रांसमिट करता है ग्रीन कलर को। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा।
इस क्वेश्चन में आपको ऑफ एक्सचेंज बताना है। आपको 3 कॉम्प्लेक्स दिए गए हैं। निकिल का दिया गया है टेट्रासाइनोनिकलेट, सेकंड आपको दिया गया है मैग्नीज वाला, और थर्ड आपको दिया गया है क्रोमियम वाला। ये 3 कॉम्प्लेक्स आपको गिवन है। इसमें आपको बताना है रेट ऑफ एक्सचेंज। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6 है, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6 है, और यहाँ पे 4 है। तो 4 वाले का रेट हमेशा हाई होता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि किसमें 4 का पहले मतलब फर्स्ट वाला पहले। आपके पास ऑप्शन ए बी ही ऐसे हैं, तो सी डी तो एलिमिनेट हो गए। ए बी में ही आपको फाइंड करना है। कोऑर्डिनेशन नंबर सेम है, अब डिफरेंट कहाँ आ जाएगा, ये कौन सा सिस्टम है D4 और ये कौन सा D3। D3 क्या होता है, हाईली इनर्ट होता है। हाईली इनर्ट होता है मतलब वो उसका रेट क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा स्लो होता है। रेट क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्लो होता है। तो इसका सबसे लास्ट में आ जाएगा थर्ड वाले का, और ये क्या होता है, लेवाइल होता है। D4 क्या होता है, हाईली लेवाइल कॉम्प्लेक्स होता है। तो इसका रेट क्या होता है, फास्ट होता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ आपको बताना है लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन ड्यू टू। लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन बताना है। तो लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है एक्चुअली, ये लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन शो होता है ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ एफ ऑर्बिटल। यहाँ पे जो फिलिंग ऑफ एफ इलेक्ट्रॉन है वो क्या होती है, 5d के पहले हो जाती है। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। इसमें आपको बताना है कि कौन सा नेचुरली ऑकरिंग ऑर्गेनोमेटेलिक कॉम्प्लेक्स है। तो ये सीधा सीधा इसका आंसर है विटामिन B12। यहाँ आपको इंटरमीडिएट बताना है कि जब भी हाइड्रो फॉर्मुलेशन रिएक्शन होती है, ये हाइड्रो फॉर्मुलेशन में क्या होता है, ओलेफिन का सिंथेसिस होता है इस कैटालिस्ट को यूज़ करके। तो जब हम इस कैटालिस्ट को यूज़ करते हैं तो कौन सा इंटरमीडिएट बनता है, तो इसमें इंटरमीडिएट आपका बनता है ये। तो आप यहाँ देख सकते हैं इसमें 2 ऑप्शन ऐसे हैं BD, जिसमें सेम आंसर दिया हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर BD, जिन्होंने BD किया था दोनों ही सही थे। इस क्वेश्चन में आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं, जिनमें आपको गिवन ऑप्शन में से आंसर फिल करना है। और पूछा गया है कि प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन अल्कोहल एंड एल्कीन को किस गैस, तो ये रिएक्शन आपकी होती है फिशर ट्रॉप सिंथेसिस, जिसमें क्या करते हैं हम आयरन एंड क्रोमियम मेटल का यूज करके हाइड्रोकार्बन एल्कोहल एंड एल्कीन का सिंथेसिस करते हैं। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सा ट्रांजिशन होगा। तो ये कॉम्प्लेक्स आपको दिया गया, आपको के पास कितने मेटल आयन है, 2 मेटल आयन। सबसे पहले तो आपको क्या करनी है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, इसके लिए +1 मतलब ये 2 है, तो यहाँ पे +2 का चार्ज आएगा, +2 2x 2 मेटल आयन के लिए -8, क्योंकि एक क्लोरीन पे कितना चार्ज होता है, क्लोरीन पे होता है -1 का चार्ज, तो इक्वल टू 0। अब हम कैसे सॉल्व करेंगे, 2x प्लस -8 इक्वल क्या आ जाएगा, -2। तो 2x इक्वल क्या आ जाएगा, -2 प्लस 8। तो 2x इक्वल यहाँ आ जाएगा +6। तो x इक्वल क्या आ जाएगा, +3। इसका मतलब ये है कि जो एक मेटल है वो कितने पे, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, 3d। ये +3 में है तो इसका 3d4 हो जाएगा, इसका भी 3d4 हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मल रेनियम का कितना होता है 3d5 4s2। मैग्नीज वाली सीरीज का है ये मेटल, ये आ जाएगा। यहाँ पे 2Re+ को अगर हम देखें तो इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन। तो हम पहले क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ड्रॉ कर लेंगे। सबसे पहले बनता है सिग्मा, फिर बनता है पाई, देन बनता है आपका डेल्टा, फिर ऊपर बनता है डेल्टा स्टार, और फिर बनता है पाई स्टार, और लास्ट ऊपर बनता है सिग्मा स्टार। अब आपको 8 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए। अब लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, डेल्टा में, और अब कहाँ होगा ट्रांजिशन, डेल्टा स्टार में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, डेल्टा टू डेल्टा स्टार। यहाँ पे आपको फाइंड करना है आइसोलोबल। आइसोलोबल होता क्या है, जैसे आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये किसके साथ आइसोलोबल होगा, 12 इलेक्ट्रॉन वाले कॉम्प्लेक्स के साथ।
अगर आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन है तो ये किसके साथ होगा, 13 वाले के साथ। 4 है तो 14 वाले के साथ। 5 है तो 15 वाले के साथ। 6 है तो 16 वाले के साथ, एंड शो ऑन। तो अब अभी आपको क्या करना है, CH2 को देखना है। CH2 के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 + 2 6 इलेक्ट्रॉन। अभी हमें इसके साथ मैच करना। मैग्नीज के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7, और एक CO कितने डोनेट करता है, 2। तो यहाँ पे कितने, 4, तो कितने आ जाएंगे, 8 7 15। मतलब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, MnCO4 के पास 15 इलेक्ट्रॉन। तो 6 का किसके साथ होगा, 16 के साथ। 15 के साथ नहीं होगा, ये क्या है, इनकरेक्ट। बी का हम देखें, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन, निकिल के पास आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं और यहाँ 3 2 जा 6, ये 16 हो गया, मतलब ऑप्शन बी करेक्ट है। फिर भी हम और चेक कर लेते हैं, CH के पास कितने, 5 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 4 2 जा 8 और 8 16, यहाँ पे कितने 16, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे कितने, CH 5 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे कितना 9 और 6 15, ये भी होगा। तो आपके यहाँ पे 2 आंसर करेक्ट हैं, बी एंड डी। यहाँ पे आपको बताना है फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का फंक्शन क्या होता है, ऑक्सीजन कैरियर, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है, और मायोग्लोबिन ऑक्सीजन को स्टोरेज करके रखता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ भी रेडियो एक्टिव आइसोटोप का यूज, किस रेडियो एक्टिव आइसोटोप का यूज करते हैं हम डिटरमाइन करने में एज ऑफ ट्री, तो इसमें कार्बन 14 का होता है। यहाँ आपको थर्मोग्रेविमेट्री से क्वेश्चन आया था। थर्मोग्रेविमेट्रिक में हम क्या करते हैं, टेम्परेचर की वर्सेस वेट लॉस को देखते हैं। यह एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम देखते हैं कि हमारा सिंथेसिस कंपाउंड किस टेम्परेचर रेंज तक स्टेबल है, मतलब कब तक वह डिकम्पोज नहीं कर रहा है। दिया है, अ टेक्निक इन विच चेंज इन द वेट ऑफ अ सब्सटेंस रिकॉर्डेड फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड और टाइम। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपको बताना है स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑफ 4 आयरन विद +2 मेटल आयन। तो ये विलियम इरविंग सीरीज का क्वेश्चन है। विलियम इरविंग से पूछा गया कि कौन सा कॉम्प्लेक्स मोर स्टेबल, मतलब कौन सा मेटल आयन मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो सबसे ज़्यादा बनाता है निकेल, ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनाता है जो मोर स्टेबल होता है। फिर बनाता है कॉपर, सबसे ज़्यादा बनाता है निकेल। फिर बनाता है कॉपर, देन बनाता है कोबाल्ट, इसके बाद है आयरन, और इसके बाद एक और मेटल है जो होती है जिंक। तो सबसे ज़्यादा किसका है, निकेल का। इसके बाद कॉपर का, ऑप्शन ही करेक्ट है। यहाँ पे पूछा गया फंक्शन ऑफ आयरन सल्फर प्रोटीन। जितने भी आयरन सल्फर प्रोटीन है वो सब के सब क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन कैरियर या इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।